हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आप लोगों के सामने फिर से उसी यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 7 आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे एमागेट का नियम और ग्राहम का विसरण। विसरण क्या है इसके बारे में बताएंगे और ग्राहम का विसरण नियम क्या है, नियम भी बताएंगे। एमागेट का नियम क्या है, मैंने डाल्टन के नियम इससे पहले पढ़ा रखा है। डाल्टन के नियम में आपने क्या पढ़ा, मोलर सांद्रताएं हैं, मोलर मिलेन भी पढ़ा था, एक मोल में कितने विलेन होते हैं, या आयतन पढ़ता है मोलर आयतन, एक मोल में कितना आयतन हो सकता है, तो आपको बताया था 22.4 लीटर एक मोल गैस में आयतन हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एमागेट का नियम है। जैसे डाल्टन का नियम पढ़ा था, वहां पे दाब था कि एक गैस है, जैसे एक गैस ली गई है, इसमें घटक जैसे ए है, बी है, सी है, भरी हुई है, इन पर कुछ कार्य करता है दाब, तो उसे पी ए, और बी पर लगने वाला दाब पी बी हो जाएगा और सी पर लगने वाला पी सी हो जाएगा। इन सबका योग कर रहे थे तो टोटल पी निकल के आ रहा था। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि दाब अगर हम लगा रहे हैं तो उस समय उस दाब पर उनका कुछ आयतन भी तो होगा, तो इस आयतन के संबंध में इन्होंने अपना नियम दिया। उस नियम को समझेंगे क्या होता है, आंशिक दाब के नियम से ही पढ़ेंगे एमागेट का नियम क्या है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप तथा गैसीय मिश्रण के कुल दाब पर गैस का कुल आयतन, अब ध्यान दीजिएगा, जब कुल दाब था उस पर कुल आयतन क्या होगा, उस आयतन को हम पढ़ेंगे। कुल आयतन घटक गैसों के आयतन, घटक गैसों के आयतनों का योग होता है। इसी को क्या कहा गया, ये है इसका नियम। तो एमागेट का नियम कहने का मतलब क्या है कि जो हमने गैस ली थी उस पर कुछ दाब कार्य करना था, तो जो कुल दाब था वो अलग अलग घटक गैसें थी, जो जैसे एक गैस का मिश्रण है उसमें 2 गैसें या 3 गैसें समाहित हैं, तो उन पे थोड़ा थोड़ा दाब भी होगा। उन सभी दाब को अगर एकत्रित करेंगे तो कुल दाब निकल के आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर उन पर कुछ दाब कार्य कर रहा है तो उनका कुछ उस समय आयतन भी तो होगा। अब उस आयतन को अगर हम इकट्ठा कर लें सभी गैसों का, जैसे हम एक कह लें कि एक घटक गैस है, एक हमारा दाब है, उसमें एक घटक गैस है, कह सकते हैं मिश्रण है गैस का, इसमें ए बी और सी गैसें हैं, इन पर कुछ आयतन है। ए का आयतन, बी का आयतन प्लस सी का आयतन, अगर तीनों को जोड़ दें तो इस मिश्रण के समस्त मिश्रण के कुल आयतन का मान होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है, गतिज क्या होता है, इसका तो ध्यान दीजिएगा। जैसे पी ए, अगर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं चाहे तो, हाँ ध्यान दीजिएगा, यदि एक घटक गैस, एक मिश्रण गैस में ए बी सी घटक गैसें उपस्थित हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो उनका आयतन और उनका दाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कुल आयतन V, आयतन कुल आयतन V, ये आयतन है V, आयतन है, ध्यान दीजिएगा, बराबर होगा घटक गैस A जो होगा उसका आयतन, आयतन V A, V ऑफ A प्लस V ऑफ B प्लस V ऑफ C डॉट डॉट डॉट, जितनी भी घटक गैस होंगी, अगर 3 है तो 3, अगर इसके अलावा और भी गैसें हैं तो उनका भी टोटल योग सूत्र लेंगे तो कुल आयतन के बराबर होगा। इस नियम को क्या कहा गया, इसी नियम को एमागेट का नियम कहा गया। जो कुल आयतन होगा वो घटक गैस A, घटक गैस B और घटक गैस C के टोटल योग का मान होगा। इससे पहले आपने एक डाल्टन का नियम भी पढ़ रखा है, उसमें क्या था, उसमें दाब था, तो दाब के बारे में कुल दाब निकालते थे, तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम था वो, और ये जो है एमागेट का आंशिक आयतन का नियम भी कर सकते हैं इसको, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं विसरण का नियम, ग्रहण का नियम, और विसरण है क्या पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये भी आपको वही से मिल जाएगा जैसे हमने बताया था पी वी बराबर एन आर टी। कंडीशन क्या है, अगर बी को यहीं पर रोक ले तो बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी, ये भी तो वहीं से आ रहा है। तो इनका संबंध रिलेटिव है ये एक दूसरे से, अगर
टेम्परेचर की बात करें और स्थिरांक की बात करें या मोल की बात करें या बी की बात करें या पी की बात करें, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर पीवी और नाटी का अच्छे से डेफिनेशन की समझ में आ गई है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ताप, दाब, सांद्रता और मोल इनका क्या आपस में संबंध होता है। हमने बताया कि जो पी होती है और बी होती है इनका संबंध क्या है। अगर ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा। घटक मैंने बता रखे हैं, ताप, दाब और आयतन। ताप बढ़ाओगे तो आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, दाब बढ़ाओगे तो आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा। या एक दूसरे को अगर हम किसी को बढ़ा रहे हैं, ताप हो, दाब हो या आयतन हो, अगर हम किसी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो दूसरे वाले फैक्टर पर कुछ फर्क पड़ता है। अब वो फर्क कैसे पड़ता है, हमने जैसे बात की थी पी अगर किसी गैस पर हम दाब बढ़ा दें तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, उसका आयतन कम हो जाएगा। लेकिन ये बायल और चार्ज के नियम के अकॉर्डिंग होगा। यानी कहने का मतलब या तो ताप स्थिर कर लें या फिर दाब स्थिर कर लें। यानी तीन घटकों में अगर एक घटक स्थिर हो जाए तो दो के बीच का संबंध हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने बायल और चार्ज के नियम में पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं और विसरण क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विसरण क्या है, विस्कोसिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। डिफ्यूजन कह सकते हैं, गैसियस डिफ्यूजन, गैसीय विसरण। गैसियस डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ये देखें कि गैसियस विसरण डिफ्यूजन होता क्या है, यानी गैस का विसरण होता क्या है, तो इसको पहले आपको समझना ज्यादा जरूरी है। गैसियस आपको पता है, अगर किसी गैस, आपके घर में सिलेंडर है, अगर सिलेंडर को थोड़ा सा ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए या फिर उसमें कहीं एक छिद्र हो तो गैस क्या हो जाती है, आपको पता है दाब कार्य करता है ऊपर से। तो वैसे भी वो अपना पूरा आयतन पूरे एरिया में फैलाने की कोशिश करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गैस होती है वो जितना उसको आयतन मिलेगा उस पूर्ण आयतन में संपूर्ण रूप से फैलने की कोशिश करेगी। इसी को क्या कहते हैं, गैस का विसरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा विसरण क्या है, गैस का फैलना ही, स्वतंत्र रूप से फैलना, यही क्या कहलाता है, गैस का विसरण कहलाता है। इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में समझते हैं। तो इसको समझते हैं क्या होता है गैस का विसरण या गैस का डिफ्यूजन। मैंने भी बताया आपको, एक गैस को जो भी स्थान मिलता है उस स्थान में वह समान रूप से फैल सकती है, फैल सकती है। यह क्रिया गैस का विसरण कहलाती है, विसरण कहलाती है। तथा इस गुण को गैस का गैसीय विसरण कहते हैं। गैसीय विसरण कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये डेफिनेशन है। कहने का मतलब क्या है कि एक गैस जो उसको समान रूप से, जितना उसको स्थान मिलेगा उस समान रूप से पूरे स्थान में फैलने की कोशिश करेगी। और इस गुण को, इस क्रिया को हम विसरण कहेंगे। जो फैलने की क्रिया है इसको विसरण कहेंगे। और ऐसा जो गुण है गैस का, वो गैस का गैसीय विसरण कहलाती है। अब ये ध्यान देना है कि कितना गैस फैलेगी, किस प्रकार से फैलेगी, कितना भार होगा, कितना घनत्व होगा, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको आगे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, आखिर इसके बारे में हम बताते हैं।
तो आगे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे एक सिलेंडर है, आपको पता है एक सिलेंडर खाली और एक भरा हुआ है। अगर इसको हम एक दूसरे से जोड़ दें, जैसे एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर हमारा इधर रखा हुआ है जैसा भी है, और दूसरा सिलेंडर हमारा दूसरी तरफ रखा हुआ है जैसा भी है। अगर हम इसको एक दूसरे से जोड़ दें, इसी तरह से कनेक्ट कर दें, तो होता क्या है कि ये एक दूसरे से आपस में जुड़ जाने पर एक दूसरे में गैस प्रोवाइड करने लगते हैं। यानी जिस तरह से एक गैस भरी हुई है, एक सिलेंडर भरा हुआ है, दूसरा खाली है, अगर उसको हम इस दूसरे खाली वाले से जोड़ दें, क्योंकि इसको खाली स्थान मिल जाएगा और ये गैस जो होगी दूसरे सिलेंडर में समान रूप से फैलने की कोशिश करेगी और तब तक भरेगी जब तक कि इधर का जो आयतन है वो उस आयतन के समान या उस दाब दोनों का बराबर ना हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पे जैसे हम एक और बात करें, जैसे नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, अगर दो सिलेंडर में अलग अलग रखी हुई है और ये दोनों को अगर हम एक दोनों सिलेंडर को अगर आपस में मिला दें तो ये गैसें आपस में घुल जाती है, आपस में मिल जाती है, समान रूप से फैल जाती है बराबर में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज अगर हम कहें कि अगर किसी, मैंने इससे पहले बात की थी कि एक सिलेंडर में उसमें अगर छिद्र हो जाए तो क्या होता है, गैस जो होती है वो छिद्र से बाहर निकलने लगती है। तो अगर कोई गैस सिलेंडर है उसमें अगर कोई छिद्र है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र है और यहाँ से गैस जो है वो बाहर की ओर निकल रही है, तो इस क्रिया को निःसरण कहेंगे या गैस का निःविसरण कहेंगे या गैस का विसरण या निःसरण कह सकते हैं। तो ये जो गैस छिद्र से होकर अगर गैस बाहर सरल छिद्र या ये क्या है, छिद्र या रंग, अगर ये छिद्र या रंग है और यहाँ से अगर गैस जो है यहाँ पे जो पूरी भरी हुई है गैस, अगर ये यहाँ से निकलने लगे, ये पूरा तो भरा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से गैस निकलने लगे इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम निःसरण कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसके बारे में अब बात करें ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। ये डेफिनेशन गैसीय विसरण की, गैसीय विसरण क्या है अब आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गैस का ग्राहम का गैस का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है, गैस ग्राहम का विसरण नियम, इस नियम के बारे में हम जानेंगे और इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो पहली बात अगर हम कहें कि जो किसी गैस के विसरण होने की दर, जो विसरण होने की दर है वह उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो गैस की विसरण दर होती है वो पदार्थ के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे व्युत्क्रमानुपाती होगी लेकिन उनके वर्गमूल, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि गैस की विसरण दर उसके घनत्व के, और यहाँ पे घनत्व के साथ साथ हम पदार्थ का अणुभार भी कर सकते हैं, अणुभार। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में भी ले रहा हूँ, चाहे घनत्व को लें या फिर अणुभार को लें, तो क्या होगा उसके बारे में, गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परंतु तथा स्थिर हूं। यानी कह सकते हैं हम सीधे कि स्थिर ताप और दाब पर सेम वही प्रोसेस है, स्थिर ताप और दाब पर गैस की विसरण दर उसके घनत्व के या फिर अणुभार के कह सकते हैं वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, गैस की दर जो होती है, किसी भी चीज की दर किसे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। स्मॉल आर अगर हम कह सकते हैं गैस की दर आर बराबर सीधे कह सकते हैं, गणितीय रूप क्या होगा इसका, गणितीय रूप, क्योंकि हमने क्या बताया कि आपको घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती बताया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब है 1/d, यानी घनत्व का बटे में जो होगा वो मानना आएगा। तो ध्यान देंगे गणितीय रूप अगर हम देखेंगे क्या होगा, गैस की विसरण दर यानी विसरण
दर ये प्रोपोर्शनल होगी, एंटी प्रोपोर्शनल होगी 1/√1/d थे। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। विसरण दर को हम किससे लिखेंगे? इसको हम स्मॉल r से लिख सकते हैं, यानी इसी को अगर हम कहें तो सीधे हम कह सकते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह कह सकते हैं, या स्मॉल r बराबर हम सीधे कह सकते हैं प्रोपोर्शनल √1/d। ये होता है आपका विसरण, गैस का विसरण नियम। और अगर हम यहाँ पर और कहने का मतलब क्या है, अगर डी ना लें, हमने अनुभाग डी का होता है, तो अनुभाग क्या होता है उसको यहाँ से देखिएगा। अगर हम कहें डी ना लेकर अपन एम ले लें, तो भी ये स्मॉल r जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा √1/m। m क्या है यहाँ पे? अनुभाग है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे हम r प्रोपोर्शनल 1/d √1/d कहें, या फिर r प्रोपोर्शनल 1/√1/m कहें। तो यहाँ पे जहां अगर हम यही कहें, जहां r बराबर गैस की विसरण दर, d क्या हो जाएगा? d गैस का घनत्व। और यहां पर अगर हम बात करें, यहाँ m क्या है? तो m जो है वो पदार्थ का अनुभाग है। गैस का अनुभाग, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम परिस्थितियां बदलें और अगर दो गैसें हैं, दोनों गैसों की दर अगर एक दूसरे के विपरीत जा रही है, या ये कह सकते हैं कि दो गैसें हैं, दो गैसों का मिश्रण है और वो विसरण कर रही हैं, तो कैसे? अगर उनकी दरें हैं तो जाहिर सी बात उनकी दर भी विभिन्न होंगी, और ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा उसको ध्यान दीजिएगा। इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि विसरण दर क्या हो सकती है, तो उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ताप और वाष्प की समान परिस्थितियों में अगली लाइन से आपको नोट करना है, समान ताप व दाब पर दो भिन्न गैसों की विसरण दर क्या हो सकती है, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने दर बताया, एक गैस है जिसकी विसरण दर R1 है और दूसरी गैस है जिसकी विसरण दर R2 है। अब इस परिस्थिति में इनकी जो विसरण दर होगी वो क्या होगी? आपको पता है R1 को प्रोपोर्शनल ले जाएंगे तो नीचे जाएगा, यानी इसके जस्ट विपरीत जाएगा, जस्ट बराबर नहीं जाएगा, बराबर के जस्ट विपरीत बराबर नहीं जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती बता रहे हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती 1/n में है। अभी आपने पढ़ा है कि जो R था वो स्मॉल r प्रोपोर्शनल था 1/d के, या 1/m कह सकते थे। तो यहाँ पर d जो है r के लिए d नीचे है, तो इधर इस r1 के लिए नीचे जाएगा, यानी इधर हम देख सकते हैं, इधर बटे लगाएंगे, इस r के लिए यहाँ पे d1 हो जाएगा, और इस r2 के लिए जो दर हो जाएगी, घनत्व हो जाएगा, वो d2 का वर्गमूल, इन दोनों का वर्गमूल हो जाएगा। इसी को और या बराबर हम कह सकते हैं। अब घनत्व अगर लिया है तो ऐसी परिस्थिति बनेगी, लेकिन अगर हमने भार लिया है, यानी गैस का भार भी अनुभाग हो सकता है। अगर अनुभाग है तो हम देखा क्या हो सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं, और भार तो दी, क्योंकि पहले ध्यान दीजिएगा m2/m1 ऐसा क्यों हुआ? घनत्व और जो भार है वो क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, गैस का घनत्व प्रोपोर्शनल होता है किसके? गैस के अनुभाग प्रोपोर्शनल नहीं पता है इस बात। तो जाहिर बात जब d2 है तो m2 हो जाएगा, अगर घनत्व लेंगे d1 है तो इसके लिए मान यहाँ पर m1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर ये एंटी प्रोपोर्शनल होते, व्युत्क्रमानुपाती होते, तो ये m2 नीचे जाता है, m1 ऊपर आ जाता, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के समानुपाती है, लेकिन ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए उल्टा लिखे गए हैं। ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि इनका दोनों का जो पद है वो बराबर का नहीं है, इसलिए कह सकते हैं, एक साथ कह सकते हैं। अगर मान रखे जाए तो क्या हो सकता है?
तो बराबर कुछ बार लिखे जाएंगे कि ये अगर है, क्योंकि इसको अगर इस बार लिखेंगे तो r1d1 बराबर क्या हो जाएगा, r2d2 हो जाएगा, ऐसा हो सकता था लेकिन रूट में। तो ध्यान दीजिएगा, फिर इसको हम कोई बात नहीं करने से। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो b और m का जो संबंध बराबर क्यों आ रहा है, तो इसका कारण ये है जो गैस का घनत्व प्रोपोर्शनल होता है अणुभार के। अब एक क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें कि एक दी गई गैस CO प्लस NO, इन दोनों गैसों में दो गैसें हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इन दोनों गैसों में सबसे ज्यादा विषम दर किसकी होगी? तो विषम दर आप कैसे निकालेंगे? तो विषम दर आपको निकालने के लिए R1 गैस का जो भार होगा आपको पता है, इसका अणुभार का पता है, घनत्व नहीं दिया कोई बात नहीं, हमें इसका अणुभार पता है। अणुभार कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो इसका होता है 16। तो 12 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 का वर्गमूल निकालोगे तो जो भी मान आएगा आप देखिएगा। या हम यहाँ पे अगर कहें तो CO2 ले लें, CO2 ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, इसका कितना आएगा, C का 12 हो जाएगा प्लस 16 गुना 32, और ये टोटल आ जाएगा 44। इसका अणुभार जो है 44 आया। अगर हम एक की बात करें, और दूसरी जो गैस दी गई है NO2 ले लेते हैं, N कितना हो जाएगा, या N2O ले सकते हैं, जो भी ले N2O ले सकते हैं, N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 14 गुना 28 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो 6 14, ये भी 44 आ जाएगा। इन दोनों की विषम दर हम देखते हैं, तो इसमें किसकी विषम दर बराबर होगी या ज्यादा होगी या कम होगी, इसको आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, इस नियम से निकालेंगे, क्योंकि इनका भी 44 है और इनका भी 44 है। अब यहाँ पे विषम दर का कार्य देखना होता है, तो इस विषम दर इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें अणुभार भी पता हो जाए तब हम बता सकते हैं कि कौन सी गैस की विषम दर ज्यादा होगी और कौन सी विषम दर कम होगी। तो जैसे बात है, जिसका अणुभार ज्यादा होगा तो उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, तो इसकी विषम दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसके एग्जांपल कर सकते हैं। और विषम दर का ये टॉपिक हमारा आज का यहीं तक था, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक दो नियम है ग्रहण का विसर्जन है, जो इसका अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग मतलब क्यों हम इसको यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। गैसों के मिश्रण को पृथक करने में, समस्थानिकों को पृथक करने में, और मास गैस की उपस्थिति को ज्ञात करने में। मास गैस क्या है, मैंने आपको बता रखा है, जो CH4 होती है, मीथेन, इसी को हम मास गैस कहते हैं। मीथेन जो कि धान के खेतों में या फिर गोबर गैस के रूप में भी पाई जाती है, तो इससे कहते हैं मास गैस। और इसको उपस्थिति को पता लगाने में जांच कर सकते हैं कि ग्रहण का विषम दर क्या है, या विषम दर से। तो आगे ध्यान दीजिएगा, गैस के विषम नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और ये नियम क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से समझेंगे भी, क्यों इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें नंबर 1, कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में आपको लिख दीजिएगा। नंबर 1, पहली बात तो जैसे गैसों के मिश्रण, गैसों के मिश्रण को पृथक करने में कहने का मतलब क्या है, जैसे दो गैसें हैं और दो आपस में मिल गई हैं, अगर उनके घनत्व या उनके अणुभार भिन्न भिन्न हैं, तो वो गैस ज्यादा तेजी से विकसित होगी जिसका घनत्व ज्यादा होगा, या अणुभार भी घनत्व से अधिक हो सकता है, या अणुभार अधिक हो या घनत्व अधिक हो, दोनों में से कोई एक अधिक होना चाहिए, तो वो तेजी से विकसित हो जाएगी। दूसरा पॉइंट अगर कहें, 2 नंबर है समस्थानिकों को पृथक करना, समस्थानिकों को पृथक करने में। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन ने लिया था, हाइड्रोजन का और उसके समस्थानिकों का अगर अनुपात देखें तो 2:1 होता है, या 2:1 कह सकते हैं, 2:1 होता है। एक अगर हाइड्रोजन है उसका अणुभार ड्यूटेरियम की बात करें तो 2 है, और हाइड्रोजन है उसका 1। इसमें घनत्व इनका अब देखें या फिर इनका अणुभार देखें, अणुभार ज्यादा हो जाएगा और दूसरे का अणुभार कम रह जाएगा, तो इस तरह से एक गैस जो होगी वो तेजी से विकसित हो जाएगी, दूसरी जो होगी वो वहीं पर रह जाएगी। तो इस तरह से इनको मिश्रण करवाते हैं, यानी किसी गैस सिलेंडर में भर लें और उसके बाद उसमें से उसको विकसित करवाएं, उसको एक एक करके बाहर निकालें, तो पहले कौन विकसित होगी, दूसरी कौन विकसित होगी, एक को पृथक कर सकते हैं आसानी से, तो दूसरी खुद बाहर ही रहेंगी, इसको आप जान सकते हैं। तो समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए इसको उपयोगी माना जाता है इस नियम को, और गैसों के मिश्रण को भी पृथक करने के लिए उपयोगी माना जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, तीसरा मार्स गैस। मार्स गैस आप लोग समझ सकते हैं, जिसको हम CH4 कहते हैं, मीथेन, CH4 मीथेन, और ये विषैली गैस है। कैसे है, तो
विषैली गैस है, इसको ध्यान रखिएगा। मार्स गैस को पहचानने या पृथक करने में, चलो पहचानने कह देते हैं, या पृथक करने में तो आपको पता है कि एक मार्स गैस या यानी कोई भी विषैली गैस है उनको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। ये एक विषैली गैस है जो कि दलदली स्थानों पर, धान के खेतों में और गोबर गैस आदि में पाई जाती है। तो ये विषैली गैस है और ये इसके उपयोग थे, अनुप्रयोग थे। अनुप्रयोग का मतलब है कि इसका हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्यों दिया गया है नियम, क्यों इसका कोई लाभ है भी या नहीं, तो उसी को हम कहते हैं अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। और क्या अनुप्रयोग है हमने बता दिया आपको, गैसों के मिश्रण को पृथक करने में, समस्थानिकों को पृथक करने में, और मार्स गैस से या इसकी पहचान करने में या फिर इसको पृथक करने में। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं वो ग्राम मिश्रण के लिए आसानी से होते हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि दो गैसें दी गई हैं, उनका अनुपात दिया गया हो या घनत्व दिया गया हो, उनके आपको वर्गमूल निकाल लेने हैं। जो भी अनुपात है या घनत्व उनका क्या कह सकते हैं, उनका रूट निकाल लेना है। और रूट निकालने के बाद जो भी आपका मान आएगा, जिसका ज्यादा होगा उसकी मिश्रण दर ज्यादा, जिसका मान कम होगा उसकी विसरण दर कम हो जाएगी। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और हमें आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो नोट कर लीजिएगा कहीं पर। हाँ, क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में दिया गया है। हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा अगर देखा जाए, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन की अपेक्षा 16 गुना अधिक भारी है और समान परिस्थितियों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की विसरण गतियां क्या होंगी, ये अनुपात आपको बताना है। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आपको नोट करिएगा और ये इसी नियम से आधारित है, इसको आपको सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से 16 गुना अधिक भारी है। ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस से 16 गुना भारी है 16 गुना भारी है समान परिस्थितियों में। यहाँ पे एक काम करिएगा, 16 गुना अधिक, इसे ध्यान रखिएगा, जितनी हाइड्रोजन है उससे 16 गुना अधिक है, इसे ध्यान रखिएगा। 16 गुना भारी है समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में O2 यानी ऑक्सीजन तथा H2 यानी हाइड्रोजन की विसरण गतियों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके। और आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगाना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट N2 लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अनुभार दिया गया है और भारी कहा गया तो अनुभारी निकालेंगे और इसको हम रखेंगे N2 अपॉन M1 से। ये आपका फार्मूला हो जाएगा और इस फार्मूले से आप इसको निकाल के हमें आंसर बताइएगा क्या होगा। That's all। और आज के लिए बस इतनी वीडियो, इसके बारे में जो भी आगे का टॉपिक होगा फिर अगले दिन लेक्चर में लेंगे। और अभी इस टॉपिक में 1-2 लेक्चर बाकी हैं, फिर इसके बाद हमारा उष्मागतिकी का चैप्टर चालू हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब।